गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आज का अभी का खास प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है इंतखाबात का। इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया तक अगर नज़र डाली जाए तो आम तौर पे जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात जो दूसरे इंतखाबात की बात की जाती है, लेकिन अभी यहाँ के हवाले से कहा जा सकता है दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन आज इंतखाबात हैं, ये लद्दाख में करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं। और आज के इंतखाबात में कुल मिला के देखा जाए तो बड़े मार्के, बड़े मामले देखने को मिलेंगे। आज के इस प्रोग्राम को, इस लाइव नशरियात को आप तक पहुँचाने में मेरे साथी हैं रऊफ अहमद, और रऊफ आपको बताएंगे सईद रूफ के बाकी क्या कुछ सूरत हाल है, कितने वोटर हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं और क्या कुछ सूरत हाल है। जरा रूफ बताइएगा हमारे नाज़रीन को क्या कुछ है और इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ की तरफ आपको लेके जाएंगे। आदाब नाज़रीन, आज लद्दाख के अंदर इंतखाबात है। हालांकि जैसे सनम जी ने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, पर लद्दाख में आज शुरुआत हो चुकी है और लद्दाख के अंदर इलेक्शन हैं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हैं। इसमें 26 सीटों पे आज वहां पे इलेक्शन वोटिंग जो है वो हो रही है 26 सीटों के लिए, जिसमें जो उम्मीदवार है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 85 के करीब उम्मीदवार है जो मैदान में आए हैं, जिन्होंने इन इंतखाबात में शमूलियत की है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें पोलिंग स्टेशंस की तो 278 पोलिंग स्टेशंस को कायम किया गया है आज के इंतखाबात को लेकर। और जब हम वोटरान की बात करें तो तकरीबन 1 लाख के करीब जो वोटरान हैं वो वोट जो है वो आज अपने वोट का जो है इजहार करेंगे, अपना वोट डालेंगे। 95,388 वोटर्स जो है वो आज के दिन अपना वोट डालकर अपने उम्मीदवार का इंतखाबात कर सकते हैं। ये सनम जी ये फिलहाल है, पर इसमें एक बड़ी बात यह है आज के इंतखाबात में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में है। इसके साथ साथ 25 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है जो इंतखाबात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो एक साथ मैदान में आ चुकी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जब हम लद्दाख के हवाले से बात करते हैं। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है आम आदमी पार्टी पहली बार लद्दाख के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है। सनम जी बहुत शुक्रिया रूफ। मेरे साथी रूफ ने बताया कि आम आदमी पहली बार यहाँ पे इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और मजे की बात बताएं कि इस तरह के इंतखाबात में पहली बार ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है मुल्क में। ये जो लद्दाख काउंसिल के इलेक्शन से इनमें पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं 2019 के बाद, जब से यूटी लद्दाख बना, ये पहला करगिल का इंतखाब है। तो अब की बार में बड़ा कुछ उस पर क्या कुछ ब्रेक थ्रू निकल के आता है। और साथ साथ में आपको बताएं कि करगिल में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक, उसके साथ साथ हमारे साथ द्रास में नुमाइंदे मुजम्मिल, और फिर हमारे ज़नस्कार में मुमताज़ अहमद हमारे नुमाइंदे, उनसे भी हम जाएंगे, उनके पास भी कोशिश करेंगे कि रब्ता करें और वहाँ की असल सिचुएशन। लेकिन यहाँ जहाँ अलायंस की बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में अलायंस है, लेकिन ये कुछ जगहों पे मुकाबले में इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कुछ जगहों पे फ्रेंडली अलायंस भी है, फ्रेंडली मुकाबला भी है। और सबसे बड़ी बात, मुकाबला बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का आमतौर पे देखा जा रहा है। एक सीट पे आज़ाद उम्मीदवार को हमने पिछले कई दिनों में देखा कि बड़े उनके साथ लोगों के जो है रुझान देखने को मिल रहा था। लेकिन ओवरऑल बीजेपी, आज़ाद और फिर नेशनल कांग्रेस, अब इसको कह सकते हैं, और ये तीनों के मुकाबले में पीडीपी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। उमर अब्दुल्ला खुद इस इलेक्शन में एक कैंपेनिंग के लिए लद्दाख गए हुए थे। और सिक्योरिटी के इंतजाम, चूँकि लद्दाख एक पीसफुल एरिया माना जाता है और सिक्योरिटी इंतजाम में सिर्फ नज़र चीन पे रखनी पड़ती है, बाकी सब अंदर के हालात जो हैं बेहतर होते हैं। और लद्दाख में लोग बहुत शरीफ लोग तस्वर किए जाते हैं, कोई झगड़ा कोई कुछ नहीं। तो लद्दाख में इसाक के पास भी हम चलेंगे, हम इसाक से लद्दाख में जानेंगे, साथ साथ में मुजम्मिल के पास भी जानेंगे और फिर हम जाएंगे ज़नस्कार भी जाएंगे, हम मुमताज़ के पास भी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल, हम इसाक के पास लद्दाख जाने की कोशिश करेंगे। इसाक हमारे नुमाइंदे हैं करगिल में और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। इसाक के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीसीआर से इसाक से गुजारिश है कि उनको कॉल आ रहा है, वो कॉल को रिसीव करें और जाने कि क्या कुछ है वहाँ पे सूरत हाल। मोहम्मद इसाक पीसीआर से ज्वाइन करेंगे हमें। और अब जिस तरह मेरे साथी ने बताया कि 278 पोलिंग स्टेशन है, 8 अक्टूबर को यहाँ नतीजे निकलेंगे, 11 तारीख को नई वहाँ पे जो काउंसिल है वो हलफ ओहदे और राजदारी का हलफ लेगी। आज इंतखाबात हैं, 4 का हिस्सा है और कौन 4 होता है कौन 5 होता है ये तो हमें मालूम हो ही जाएगा। ताहम एटमॉस्फेयर की बात करें
लद्दाख में, अगर लद्दाख का ये हिस्सा, चूंकि आज करगिल में जो लद्दाख जो है उसमें लेह और करगिल दो बड़े एरियाज है, दो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेह में पिछले साल ही हुए थे, अब की बार करगिल में हो रहे। करगिल चूंकि लगभग 99% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, तो इस मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में कुछ इलाके हैं जहां पे बौद्ध मजहब से ताल्लुक रखने वाले, खासतौर पे अगर देखा जाए ज़नस्कार में, द्रास में, यहाँ पे बौद्ध मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लेकिन ओवरऑल जो बाकी एरियाज हैं लद्दाख के, करगिल के इस एरिया के, वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 25 के करीब आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और कुल मिला के 85 यानी 85 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है आज 4 बजे तक होगा। तो कोशिश करेंगे हम इसहाक के पास चलने की, कोशिश करेंगे हम मुसम्मिल के पास चलने की, और कोशिश करेंगे ज़नस्कार के पास। लेकिन मेरे साथी हैं, और मेरे साथी सईद रूफ, मुझे एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि गुपकार जो अलायंस हुआ है यहाँ पे लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या ये किसी और अलायंस जो यहाँ के अलायंस है उसके हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं है? देखिए सनम जी, जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था, उसके बाद जब लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं पहले लग रहा था कि लद्दाख की जो पॉपुलेशन है, लद्दाख की जो अवाम है, वो फैसले से खुश है। फिर नाराजगियां भी कहीं ना कहीं सामने आई, खासकर जब हम करगिल की बात करते हैं, लद्दाख की, लेह की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगियां जो है वो सरकार के तईन जो है नजर आई, क्योंकि दिल्ली में जाकर लद्दाख के जो मेम्बरान है, लीडरान है, उन्होंने एहतजाज भी किया कि हमें जो वादे दिए गए थे आर्टिकल एब्रोगेशन के वक्त, वो वादे कहीं पूरे नहीं हुए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा वोट बैंक करगिल के अंदर है। करगिल की जो पॉपुलेशन है, शिया जो लीडरशिप है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और उनका असर जो है वो करगिल में देखने को मिल रहा है। और जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है वो नजर इस वजह से आ रहा है कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी गए थे लद्दाख, उन्होंने लद्दाख में जो है कैंपेनिंग भी की है, वो लोगों से वहां पे मिले। तो ऐसा लग रहा था कि जो राहुल गांधी के साथ जिस तरह लोग आए थे, जो लोग जुड़े थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस। आबिद से बताना चाहूंगा, हमारे करगिल में है इसहाक, उनको कांटेक्ट किया जाए, उनसे रब्ता किया जाए। वो इस वक्त, क्योंकि लद्दाख में ठंड है, लद्दाख का पहाड़ी इलाकों पर, और वहां पे अभी इसहाक जो है नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे। तो आबिद जरा इसहाक को मिला दीजिए हमें करगिल में, और उनको दिखा दीजिएगा, उनको हमें मिला दीजिएगा। आबिद हमारे पीसीआर पे हमें है। चलिए, तो जब तक हम इसहाक के साथ हमारा राब्ता होता है तब तक बात करेंगे, क्योंकि सनम जी राहुल गांधी भी लद्दाख गए थे, राहुल गांधी ने भी वहां पे कैंपेनिंग की, राहुल गांधी लोगों से मिले, तो रुझान जो लोगों का लगा उस वक्त कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द काफी ज्यादा लोग आए, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो ग्राफ है कहीं दिख रहा था। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस का जो ग्राउंड है वो मजबूत दिखाई दे रहा है कि इन्हीं 3 जमातों के अंदर मुकाबला। पर ये अब जब अलायंस, फ्रेंडली अलायंस की जब हम बात करते हैं, ये कितना असरदार होगा ये वक्त फैसला करेगा। क्या लोग जो है इस अलायंस को वोट देंगे, क्या इस अलायंस के साथ जाएंगे, ये एक बड़ा जो है फैसला लोगों का होगा। हालांकि बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट की बात वहां पे कर रही है, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भी वहां पे है, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस रूफ हमें 2 चीजें लद्दाख में समझनी होगी। 5 अगस्त का फैसला जो लद्दाख को एक अलग स्टेट, अलग यूटी बनाया गया, वो फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तनाजुर में आज के इंतखाबात है, क्योंकि हमने डे फर्स्ट से देखा लद्दाख जो डिवीजन में है, करगिल और लेह में हमने देखा कि पहले से भी डिमांडें थी कश्मीर से अलग होने की, कई बार वहाँ के हमको जी अलग स्टेट दो। लेकिन करगिल के लोग जो है, चूंकि करगिल का इलाका जो है ये कश्मीर की टेरिटरी जो है, बॉर्डर है, इसके साथ मिलता रहता है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर खुश थे कश्मीर के साथ ही। लेकिन जब 5 अगस्त का फैसला हुआ तो पहले उन्हें लगा पता कि बड़ा कुछ होने वाला है, तो पहले उनको लगा। लेकिन वक्त के साथ वहाँ पे करगिल में एक रुझान तब्दील होते हुए हमें देखने को मिला। और जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे अक्सर यही बताया जाता है कि यार यहाँ पे तो ये तो यहाँ इलेक्शन जो है असम्बली, पार्लियामेंट वगैरह, यहाँ इलेक्शन होंगे नहीं, असम्बली के नहीं होंगे, तो यहाँ पे हर वक्त जो है एक रूल जो है यहाँ का लद्दाखी नहीं कर पाएगा, यहाँ बाहर का ही आकर रहेगा, उसको डायरेक्ट वहाँ पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट किया जाएगा, लद्दाख के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लेके बड़ा वहाँ
पे था बिल्कुल कि नहीं। बिल्कुल सनम जी, और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, क्योंकि ये साल 2019 के बाद यानी आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद ये पहला जो इलेक्शन है वो लद्दाख के अंदर होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों में भी जो है जोश खरोश होगा इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इलेक्शंस में, जमहूरियत में। तो ये चीजें सारी जो है देखी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं 278 पोलिंग स्टेशन, उनमें से 114 जो पोलिंग स्टेशन है वो हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं। 99 के करीब जो पोलिंग स्टेशन वो सेंसिटिव रखे गए और 65 के करीब जो पोलिंग स्टेशन वो नॉर्मल रखे गए। यानी लद्दाख के अंदर में भी ऐसा लग रहा है कि जो हाइपर, जब हम हाइपर पोलिंग स्टेशन की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो आपस में लोगों की जो है उन पे सारी चीजों पे नजर रखी जाती है। इसके साथ साथ जब हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं वो 7 सितंबर को वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगाया गया था और हर एक एरिया में फ्लाइंग स्क्वाड जो है उनको डिप्लॉय किया गया था कि ताकि हर एक चीज पे नजर रखी जाए, सूरत हाल पे नजर रखी जाए, हर एक जावे को देखा जाए और पीसफुली इंतखाबात कंडक्ट हो। इस चीज को लेकर जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी मुकम्मल तौर तैयारियां की हुई है आज के दिन के हवाले से। अब किसके सर जो है सहरा बांधेंगी लद्दाख के लोग, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साल 2019 के बाद यानी आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद पहली बार लद्दाख के अंदर जो है इंतखाबात हो रहे हैं, हिल डेवलपमेंट के इंतखाबात हो रहे हैं। तो जिस वजह से लोगों में भी काफी जोश खरोश है और लोग भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मोहम्मद इसाक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कारगिल से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक बताइए क्या कुछ ताजा तरीन सिचुएशन है और किस जगह पे आप है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। सनम आपको बता दें आज पोलिंग हुआ है सिर्फ LIGC जनरल इलेक्शन का, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद करगिल में ये सबसे बड़ा इलेक्शन है। और सुबह सवेरे से यानी सुबह के 8 बजे से लगातार लोग जोर व शोर के साथ और शौक के साथ इस दिन को त्योहार के हिसाब से आके पीसफुली जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे अपना वोटिंग जो है पोलिंग में हिस्सा लेके वोट कर रहे हैं। इस वक्त हम सांगू सब डिवीजन के थसगाम जो है पोलिंग स्टेशन पे हैं और आप ठीक देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में जो खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, मर्द हैं, सब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें 114 जो है हाइपर सेंसिटिव एरिया है पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे स्पेशल इंतजाम इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से सिक्योरिटी की तरफ से किया गया है। और दूसरी जानिब आपको बता दें आज सुबह हम मुख्तलिफ लोगों से बात करें तो उनका कहना है कि इस बार बेहतरीन तरीके से इलेक्शन के हवाले से इंतजाम भी हैं और सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं और लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको बता दें जिस तरह से जो कुछ ऐसे लोग वोटर से भी हम मिले जो माजूर हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, वो भी लोगों की मदद लेके अपना वोटिंग राइट को मद्देनजर रखते हुए आगे अपने जो कैंडिडेट हैं उसको वोट करें। तो फिलहाल अभी तक के हिसाब से बहुत सारे लोग अभी तक आके लगभग 40% की अगर हम बात करें 30% के करीब जो है वोटिंग अक्रॉस करगिल में हुआ है फिलहाल के इसाक, आपने वोट परसेंटेज की बात की, थमसू का ये सांकू का इलाका है, लेकिन मुझे एक सवाल, आप करगिल को अच्छी तरह से समझते हैं, यहाँ की सियासत को समझते हैं, एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है ये कुछ जगहों पे इन्होंने, क्या सब जगहों पे इन्होंने अलायंस में सीट शेयरिंग किया है या कुछ जगहों पे आमने सामने भी हैं, जिससे वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो कहते हैं, फ्रेंडली मुकाबला जो कहते हैं, वो क्या मतलब है? जी आपको बता दें जिस तरह से खासकर अगर हम LIGC करगिल की इस बार के इलेक्शन की बात करें, इस बार ट्रायो फाइट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ से जिससे अभी तक का यानी हिस्टोरिकल एक राइवल पार्टीज थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और JKNC के बीच में, लेकिन इस बार के इलेक्शन में दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आया है बीजेपी के काउंटर में और बीजेपी भी इस बार नेक टू नेक फाइट देने के लिए ग्राउंड पे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें 2018 से लेके अभी तक और इस बार 2018 से ज्यादा बीजेपी वोट शेयर ले सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव के काउंसिल के चेयरमैन थे उन्होंने जो है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उस हिसाब से उनका वोट से काफी बढ़ सकता है। लेकिन अलायंस की अगर हम बात करें, अलायंस के बीच में काफी जो है जोरों शोर के साथ उन्होंने कैंपेन किया है और अलायंस का कहना है कि अलायंस आगे आएगा, लेकिन 8 तारीख ही बताएगा कि लोग किसको चुनते हैं। ये जरा हमारे कुछ बैकग्राउंड में आपके बहुत से लोग उनके विजुअल्स भी हमें दिखाइए और साथ साथ में ये भी बताइए कि
बीजेपी के जिस तरह आपने बात की कि लद्दाख जो आपके जो वहां के एमएलसी थे उन्होंने बीजेपी यानी बड़े फेस ने बीजेपी को ज्वाइन किया, तो उसका इंपैक्ट जो है, मैं करगिल में लोगों से बात कर रहा था, उसके कह रहे थे कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉकेट तक इंपैक्ट बीजेपी का रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। आप ग्राउंड पे हैं, आप पूरी तरह समझते हैं, तो कितना इंपैक्ट और किस किस एरिया में उनका इंपैक्ट रह सकता है? जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे मैंडेट के साथ आए हैं, जिसमें 17 सीट्स हैं, यानी 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी मैंडेट पे लड़ रहे हैं। तो उसमें से कई सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पे नेक टू नेक फाइट देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से हमें अपडेट मिल रहा है, जिसमें खासकर अगर हम खारल की बात करें, खारल कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और उसके अलावा जंस्कार में भी कई सारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 2 पे नेक टू नेक फाइट बताया जा रहा है, और साथ साथ पोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे ट्रायल फाइट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेकेएनसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फाइट देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम आपको बता दें, ओवरऑल जिस तरह से एक अलायंस बना है आईएनसी और जेकेएनसी का, क्योंकि अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत से बाहर रखने के लिए किया है, तो उस हिसाब से देखने वाली बात अहम है कि क्या अलायंस जो इस बार है वो कामयाब होता है कि नहीं। इसका एक और सवाल, वोटर से अगर आपने बात की, वो किन इश्यूज पे वोट डाल रहा है? क्या वो डेवलपमेंट, विकास वगैरह को लेके वोट डाल रहा है, या वो पॉलिटिक्स को लेके, या अलायंस वगैरह को लेके, या बीजेपी को लेके, किस मुद्दे को लेके वो वोट डाल रहा है? जी, वोटर किस बुनियाद पे वोट डाल रहा है, उसके सामने लक्ष्य की यानी टारगेट क्या है? वो डेवलपमेंट को लेके वोट डाल रहा है, पॉलिटिक्स को लेके डाल रहा है, या 5 अगस्त के फैसले को लेके वोट डाल रहा है? जी, अगर हम वोटर्स की बात करें, वोटर्स का अलग अलग चीज है। जैसे अगर हम पार्टीज की बात करें, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन पार्टीज की तरफ से हमें मैनिफेस्टो देखने को नहीं मिला। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जंस्कार रीजन में मैनिफेस्टो दिखाया, और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तरफ से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने जो है खासकर मैनिफेस्टो जारी किया है। तो उसमें जो बेसिक नीड्स हैं, खासकर पानी को लेके और बाकी जो जरूरत है उस हवाले से भी मैनिफेस्टो जारी किया। दूसरी जानिब अलायंस का कहना है कि इस बार यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद जिस तरह से एक अहम माहौल है लद्दाख के अंदर, जिसमें खासकर उनका कहना है कि जो खासकर रिक्रूटमेंट को लेकर काफी खदशात कंसर्न हैं, लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन को लेकर कंसर्न है, उस हवाले से अलायंस इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स में भारतीय जनता पार्टी कहना है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद डेवलपमेंटल बहुत सारे आंकड़े गिन रहे हैं, उस बेसिस से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। जी, मैं लास्ट पे एक चीज है, 26 में से 17 पे ही बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, कारण क्या है? क्या जहां पे उन्हें अपने कैंडिडेट्स खड़ा नहीं किए हैं, क्या उनको पहले से वहां पे पता था कि हमारा पता यहाँ पे नहीं है? जी, अगर हम 17 सीट्स की अगर हम बात करें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत कम ही सीट्स पे इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस बार पिछले सालों की निस्बत में 17 सीट्स पे लड़ना ये काफी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर हम आपको बता दें, करगिल में जो बाकी सीट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पे इंडिपेंडेंट हैं, वो इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ अलाइन हो सकते हैं। और दूसरी जानिब कांग्रेस और अगर एनसी की बात करें, इन दोनों का दावा यही है कि जो अलायंस को पक्का करके स्ट्रॉन्ग काउंसिल देना है। लेकिन काउंसिल में भी देखने वाली बात है कि 2018 में भी एनसी कांग्रेस का कोलिशन हमें देखने को मिला, लेकिन कई मुद्दत चलने के बाद वो कोलिशन टूट गया था। लेकिन इस बार देखने वाली बात है कि जो अलायंस बना है, जो प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस बना है, वो मेंटेन रहता है कि नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी करगिल से मोहम्मद इसाक, और करगिल से मोहम्मद इसाक ने हमें बताया कि बीजेपी ने 17 में से 26 में से 17 सीटों पे ही अपने उम्मीदवार खड़ा किए, तो साफ जाहिर है बाकी जगहों पे प्रॉक्सीज की बात भी हो सकती है, इंडिपेंडेंस वगैरह के साथ अलायंस भी हो सकता है, वो खुल के सामने नहीं है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, और 5 अगस्त के फैसले के बाद ये पहला जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रूफ है, ये दोनों बताती है कि हम आपको प्रोटेक्शन की बात करेंगे, यानी लैंड प्रोटेक्शन की, जॉब SU 35A की जो आमतौर पर हम बात करते हैं उसकी प्रोटेक्शन की वो बात करें,
बीजेपी डेवलपमेंट की बात करी है। चूंकि मुस्लिम 99% जिस तरह हमने पहले बताया कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसमें द्रास में या ज़नस्कार में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बौद्ध मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और बौद्ध मजहब के बारे में जिस तरह वहाँ के फॉलोअर्स के बारे में यही आमतौर पर एक है कि बहुत ही अमन पसंद हैं, कीड़े तक को भी वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो वो इस तरह की सियासत में बहुत कम ही नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल 1 लाख के करीब वोटर्स आज, और 1 लाख के करीब को वोटर्स का जो फैसला होगा वो क्या होगा। जरा लद्दाख में आम लोगों के साथ साथ वहां की इंतजामिया, वहां के दूसरे लोगों से हमारे साथी ने बात की है, बस जरा सुन लीजिएगा क्या बता रहे हैं। सीन बना हुआ तो उसको इनकलकेट करने की जरूरत है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, और यूथ को ज्यादा इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग में। जो पहले जमाने में क्या होता था कि कोई जीत जाता था तो 5 सालों तक किसी से ना पूछता था, ना राय लेता था, अपना एक पॉलिसी वो जो है फॉर्मुलेट करता था। बट अभी वो जमाना चेंज हो चुका है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो ये चीजें, ये नॉलेज अभी यूथ में ज्यादा जो है वो देखा जाता है, तो उनको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करे और एक बेटर सोसाइटी हो, बेटर कारगिल हो, यही हम चाहते हैं। और इसीलिए हम आज यहाँ पे अपना वो जो है कास्ट कर चुके हैं, और सभी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो आके एटलीस्ट अपना वोट कास्ट करे। अगर उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो वहाँ पे एक ऑप्शन है नोटा का, जो आपको एक्सक्लूसिवली आपके आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको आपको एक्सरसाइज करने का मौका दिया। आए आप वहाँ पे दबाए, लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट। त्योहार है, 5 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। हमें इस इलेक्शन पर ऐसे आदमी को सिलेक्ट करना चाहिए जो कौम के लिए, जो हमारे रियासत के लिए, जो हमारे करगिल के लिए जो काम करे, ऐसे हम लोगों को चुनना चाहिए। तो आज के दिन खासकर जो यंग जनरेशन जो आए हैं, उनको चाहिए कि वे बढ़ चढ़ कर अपने इसमें हिस्सा लें और अपना हक जो है, वोट का जो हक है, इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वोट भी बड़ी कीमती वोट होता है, तो आप ऐसे नुमाइंदों को चुने जो आपके करगिल के लिए, आपके कौम के लिए, आपके रियासत के लिए आगे बढ़कर काम करें। और जो मुश्किलातें जो हैं हमारी हैं, यहाँ पर हर किसी के हैं। चलिए, लोग बात कर रहे हैं। समझ आया? जी जी जी, मुझे समझ आया। त्योहार की तरह लोग इसको देख रहे हैं आज लद्दाख के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त के बाद, साल 2019 के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो लोगों को भी उम्मीद है, क्योंकि दशरम जी, लोग चाहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात करें या मुल्क की बात करें, लोग अपना नुमाइंदा चाहते हैं, अवामी नुमाइंदा होना चाहिए, जिसको लेकर वो अपने जो मामलात है, मसाइल है, वो उसके पास जा सकते हैं। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी और अवाम में जो डिफरेंस है, वो लद्दाख के अंदर भी, जैसे लोग बात कर रहे थे कि वो डिफरेंसेस है कि आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी रसाई नहीं है, और जो सारी मामलात है वो कहीं आपके एड्रेस नहीं होते, आपके लिए नुमाइंदा बड़ा जरूरी है। पर सनम जी, जैसे इसाक अभी बात कर रहे थे, एक चीज मेरे जहन में आई है कि अगर बीजेपी ने 17 जगह पे ही जो कैंडिडेट्स है वो खड़े किए हैं, और कहीं पे जो प्रॉक्सीज की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट, जाहिर सी बात है उनका बैक भी होगा, पर आम आदमी पार्टी को अब कहां पे देख रहे हैं लद्दाख के अंदर? क्योंकि अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुल्क के अंदर हर एक स्टेट में जो अपने हैं वो जड़ मजबूत करने की कोशिश कर, अगर हालांकि अगर आज इनको इस इलेक्शन में जीत नहीं मिल सकती है, फिर भी ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अब वो हर एक स्टेट में जाकर या यूटी में जाकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, चूंकि कश्मीर के हवाले से आम आदमी पार्टी की जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं आ रही, वो यहाँ के पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, लेकिन लद्दाख में उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है। कश्मीर में जो है, चूंकि सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है, और आम आदमी पार्टी 370 के फैसले को लेके कहीं ना कहीं कश्मीर में उस पर लोगों पर गुस्सा भी है, लेकिन लद्दाख में जो शुरुआत उन्होंने की, आम आदमी पार्टी अब नॉर्थ इंडिया में जड़ें मजबूत करी है। आज की डेट में साफ जाहिर है, अगर कैंडिडेट अपनी लेवल पे कहीं कुछ मार का तय कर गया वो अलग सी बात है, लेकिन ओवरऑल पार्टी के लेवल पे इस वक्त जो सिचुएशन है कारगिल में, वो हमें कुछ उस तरह से हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम क्या कुछ सिचुएशन है, देखिए ये स्पॉट पे हमारे साथी हैं, मुजम्मिल हैं, वो द्रास में, द्रास दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, और वहाँ के लोग भी बड़े ठंडे कूल रहते हैं। तो वहाँ से ही हम जानेंगे कूल मिजाज क्या है उनका द्रास में। मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन करें। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। कूल जिस तरह लफ्ज का इस्तेमाल किया हमने, क्या द्रास के लोग कूल रहते हैं, और द्रास का वो टाउन है जो कश्मीर और लद्दाख को मिलाता भी है। तो मूड कैसा है, पहले ये बताइए लोगों का।
जी सनम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जिस तरह के हालात बने हैं एलएचडीसी के जो 5th जनरल इलेक्शंस को लेकर, काफी यहाँ पे लोगों में भी काफी चहल पहल नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही लोग जिस तरह उन्हें वोट का अधिकार मिला है उसी हिसाब से लोग पोलिंग स्टेशंस की तरफ दौड़ते हुए नजर आए और सुबह से ही एक कतार लोगों का पोलिंग स्टेशंस पे देखने को मिला था। अब जिस तरह पहले कैंडिडेट्स के हवाले से बात करें तो काफी कैंपेनिंग वगैरह भी मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से की गई है। तो अब जो है आज आखिरी दिन है और आज वोट कास्टिंग डे है, जहां पे लोग जोक दर जोक सभी पोलिंग स्टेशंस पे नजर आ रहे हैं और कूल तरीके से, जैसे आपने कहा, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वोटिंग वगैरह कास्ट हो रही है। ये मुजम्मिल भाई, ये जो द्रास है, जहां तक मैं जानता हूं तोलोलिंग से लेके टाइगर हिल तक ये सब इसी द्रास के इलाके में, और साथ साथ में आपका गॉल्फ का जो मैदान है, जो वहां पे वो हॉस्टल के पीछे वाले उस मैदान में गॉल्फ मैदान, ये सब है। लेकिन ये सब चीजें होते हुए भी इस वक्त वोटर किस चीज को बुनियाद बना के वोट डाल रहा है? क्या वो पार्टी बेस पे बुनियाद वोट डाल रहा है, क्या वो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसको देख के वोट डाल रहा है, या वो बाकी बड़े मुद्दे जो हैं मुद्दों पे वोट डाल रहा है? देखिए सनम सर, बहुत लोगों के रुझान की तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ लद्दाख के अंदर आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बार एक अलायंस किया गया है दो बड़ी पार्टीज के बीच में। लेकिन द्रास का कुछ सिनेरियो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई अलायंस जो है वो आपस में देखने को नहीं मिला है। तो एक तरफ से लोगों के काफी बड़े डिमांड्स भी हैं, लोग डिमांड्स के ऊपर भी वोट दे रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि उनके लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा। ग्राउंड में कई तरह के चेहरे हैं, लेकिन साथ साथ पार्टी के हवाले से भी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर साल पार्टी को लेकर भी एक बहुत बड़ी बुनियाद रहती है। यहाँ पे लोग पार्टी को भी देख रहे हैं और पार्टी के हिसाब से भी वोट किया जाए, और खासकर जो यूथ्स यहाँ के हैं वो डेवलपमेंट के लिहाज से जो है इस वक्त कैंडिडेट्स को वोट कर रहे हैं। तो यूथ का यही मानना है कि वही कैंडिडेट इस बार जीत के मैदान पे होगा, उसे जीत हासिल होगी जो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो बाकी सभी जो जी मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, चूंकि वो अलायंस कर रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख में अलायंस में है, लेकिन द्रास में उनका अलायंस नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ फ्रेंडली मैच, और फ्रेंडली मैच की वजह सिर्फ ये वो बता रहे कि यहाँ बीजेपी का उनका कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी क्या, द्रास में बीजेपी की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कहना है कि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो एक ही बात है, कांग्रेस जीतता है तो एक ही बात है, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। तो उनको लगता है कि बीजेपी वहां पे है नहीं। तो क्या बीजेपी की पोजीशन कमजोर है द्रास में? यकीनन आप जानते हैं कि कारगिल के अंदर 17 सीट्स पर जो है बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है और कहीं सीट्स पे इलेक्शन नहीं लड़ा है। लेकिन द्रास वो जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, अपर कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल यही मानना है कि दोनों जो सीट्स हैं द्रास की, जो अपर कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां पे उनका अच्छा वोट है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का तो फिलहाल ये बिल्कुल दावा है कि वो इस बार के इलेक्शंस में, एलएचडीसी के जो इलेक्शंस में द्रास के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीट्स पर जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दावा है। लेकिन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अलायंस जो है फिलहाल द्रास में दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को नहीं मिला है। दोनों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से कैंपेन कर रहे हैं, और दोनों पार्टीज का यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहता है कि नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो है वो जीते, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तरफ बड़ा दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ही जीते। ये मेरे साथ ही सईद रूफ आपसे जानना चाहते हैं कि लद्दाख की सूरत हाल में करगिल के वोटर का कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि शुरुआत लद्दाख यहीं से होता है। तो द्रास का कितना इम्पैक्ट है, और द्रास का वोटर जो है इस ठंड में क्या 100% निकलेगा, 70% निकलेगा, या 60% निकलेगा? कितने परसेंटेज आपको एक्सपेक्ट है? देखिए सर, द्रास में यकीनन सर्दी का मौसम फिलहाल है, सुबह शाम काफी ठंड है। लेकिन जिस तरह सुबह सुबह हम पोलिंग स्टेशन से पूछे थे तो उस वक्त जो है लोगों का रुझान बहुत बेहतर नजर आया, क्योंकि 85 से प्लस जो बुजुर्ग होते हैं वो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए निकले थे। और यकीनन द्रास के लोगों के लिए अब ये इलेक्शन जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने
एक बेहतरीन कैंडिडेट को चुन सकते हैं और द्रास की डेवलपमेंट का। और आप जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर द्रास के लोगों ने कई बार अपनी डिमांड्स रखी है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से बात करें या फिर बाकी जो हायर अथॉरिटीज तक जहां तक उनकी आवाज पहुंचानी थी। द्रास के लोगों की बड़ी डिमांड इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर है और इसी बुनियाद पे भी वो चाहते हैं इस बार कोई बेहतरीन कैंडिडेट जो है उनके सामने आए, जो इनकी बड़ी डिमांड्स को लेकर जो है हायर अथॉरिटीज तक जाए, दिल्ली सरकार तक जाए और अपनी इस डिमांड को पूरा करे। तो द्रास के लोगों के अंदर काफी जोश है और जोश के साथ जिस तरह लोग पोलिंग स्टेशंस पे नजर आ रहे हैं, तो यही उम्मीद की जा रही है कि 90% तक जो है वोट्स बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुजामिल, बहुत शुक्रिया। रूफ, जरा आपको बताऊं मैं, साइबेरिया के बाद सबसे ठंडा इलाका जो है वो द्रास का माना जाता है और द्रास में 90% वोट का निकलना, जिस तरह मुजामिल बता रहे थे, खुद अपने आप में एक बड़ा मामला है। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म है, जहन में एक सवाल आया क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं, जिस तरह दोनों जो हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी है, पर क्या 2019 को फैसले को लेकर वोट कर रहे हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है लोगों को उसको लेकर वोट कर रहे हैं? क्या कहना आपका है इस हवाले से, क्योंकि 2019 के फैसले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी। देखिए, वोट किसको लेके किया ये अभी पता चल पाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो अगर बीजेपी को वहां पे बढ़त मिल जाती है तो लोगों ने बीजेपी के 5 अगस्त के फैसलों का एक्सेप्ट किया है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, उस अलायंस में उनका पहला जो मैनिफेस्टो का पॉइंट नंबर 1 है कि हम लद्दाख की जमीनों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम जॉब्स को प्रोटेक्ट करेंगे। 370 नहीं रहा, 35 से नहीं रहा है, तो हम और कोई यहाँ पे कानून लाने की कोशिश करेंगे ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो साफ जाहिर है उनने 5 अगस्त के फैसले के आसपास ही अपना मैनिफेस्टो रखा है। तो ये अब मालूम हो ही जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत के आती है, चूंकि फ्रेंडली मैच भी कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे कैंडिडेट्स भी दोनों पार्टियों ने खड़ा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किए। लेकिन द्रास में मुजम्मिल जिस तरह बता रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो स्ट्रांग है, कांग्रेस ने भी यहाँ अपने उम्मीदवार को उतारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या स्ट्रेटजी है? अगर उनका मुद्दा मकसद बीजेपी को हराना है, बिल्कुल, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी क्या है ये हमें समझ नहीं आ सकी। क्या वो ट्रायंगुलर मुकाबला करके कहीं कोई ऐसा है, या उनको ये तो नहीं लगता था कि भाई हमें तो यहाँ पे ग्राउंड में बीजेपी मात देने वाली है, तो कुछ करके डिवाइड करके कुछ मामला किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा द्रास का फैक्टर यहाँ पे। नहीं, एक चीज है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपने इत्तेहाद किया है तो इत्तेहाद उन जगहों पे किया है जहां पे आपके जो अपोनेंट्स हैं वो स्ट्रांग है। अगर द्रास में बीजेपी का कैंडिडेट भी स्ट्रांग है और उसके फेवर में लोग वोट कर रहे हैं या उसको ऐसी पब्लिसिटी है वहां पे, तो क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ? तो क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां पे एक नहीं हुए? ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं लोग भी बात करें, जैसे हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग भी इस पे बात कर रहे हैं कि अगर इत्तेहाद बाकी जगह तो यहाँ पे क्यों इत्तेहाद को कंटिन्यू किया गया? जबकि आपके मुकाबले में बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कि अगर बीजेपी भी स्ट्रांग है तो फिर अपने उम्मीदवार को भी उतारना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों अपने अपने उम्मीदवारों को उतारना, साफ जाहिर है वो डिवीजन होना और उससे बीजेपी को फायदा मिल सके। यानी कहीं ये बीजेपी के साथ खेला। ये समझे, एक और पॉइंट आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो ये मुद्दा लेकर आई कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपके जो लैंड लॉज है या जो जॉब सिक्योरिटी है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। पर यूटी के अंदर क्या ये काउंसिल जो है ये उतना मजबूत होगा कि ये फैसला ले सके और वो फैसला कहीं इंप्लीमेंट हो? क्योंकि जहां पे भी हम देख रहे हैं अगर यूटी के अंदर कहीं गवर्नमेंट भी हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, बताया जा रहा है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि नहीं लद्दाख यूटी में एक और मामला है। लद्दाख यूटी में विदाउट लेजिस्लेशन है, यानी वहां पे असेंबली नहीं है। असेंबली नहीं है तो क्या ये काउंसिल ये स्ट्रांग है? ये बहुत स्ट्रांग है। इसके पावर्स होते हैं, जो असेंबली के जो पावर्स हैं वो लगभग, मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन उसके एट पार ना भी सही हूं तो लेकिन किसी हद तक ये। और दूसरी बड़ी बात है, ये मोबिलाइजेशन के लिए, नैरेटिव के लिए बाद में काम आती है। लद्दाख के लोगों को अगर किसी मुद्दे के लिए मोबिलाइज करना होगा तो कल इन्हीं यूटीज के जो इलेक्शन में नुमाइंदे जीत के आए हैं वही मोबिलाइज कर सकते हैं। कोई नैरेटिव क्रिएट करना होगा, खड़ा कोई नैरेटिव बनाना होगा, तो ये लोग उसमें। ओवरऑल लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हैं उसमें लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास अच्छे खासे इख्तियारात हैं और वहाँ का जो चेयरमैन होता है LHDC का, उसके पास पावर्स बहुत अच्छे होते हैं। और एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि वो एक स्टेट की तरह होती है जहां चीफ मिनिस्टर के पावर्स। यूटी के अंदर तो पहली बार इलेक्शंस हो रहे हैं ना सनम जी? जी बिल्कुल हो रहे हैं। बिल्कुल यूटी के अंदर पहली बार इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या वो पावर्स उनको दिए जाएंगे या अगर नहीं? 5वां इलेक्शन है, पांचवा यूटी 2019 के बाद, 2019 के बाद यही कह रहा हूं जब यूटी बनी, तो क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? जो पावर्स उनको पहले मिल रहे थे वही दिए जाएंगे या सरकार खुद इनको देख लेगी, मरकजी सरकार जैसे अभी तक देख रही है वैसे खुद करेगी और खाली नाम के लिए काउंसिल बनेगा? ये भी सवाल है कहीं के लोग जो है इन सारी चीजों को देख रहे हैं, इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं।
बिल्कुल साफ जाहिर है लद्दाख के इलेक्शन से, और जिस तरह मैंने कहा कि विदाउट लेजिस्लेशन है, और विदाउट लेजिस्लेशन में जो जहाँ पे भी इस तरह की यूटीज़ होती हैं, जहाँ असम्बलीज ना हों वहाँ यूटीज़ में काउंसलर्स जो होती हैं उसके पास अच्छे खासे इख्तियारात भी होते हैं, लेकिन क्या वो फैसले, वो इख्तियारात में फैसले उनके पास बड़े फैसले जो है, जो लॉ मेकिंग फैसले वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये इस यूटी के इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कवानीन में इस तरह की गुंजाइश मौजूद है। तो रऊफ, अभी फिलहाल प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है, तो इस पे तो हमारी नजर रहेगी इलेक्शंस पे, और बार बार हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे इलेक्शंस के हवाले से क्या कुछ सूरत रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम में दोनों मेहमान सनम जी और मुझे दीजिए इजाजत। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे इस इलेक्शन को लेकर खबरें जो है वो बनी रहेंगी, और आप इलेक्शन का अपडेट जो है वो गुलिस्तान पे आपको मिलता ही रहेगा। बिल्कुल, आप लाइव नशरियात हमें देख रहे थे। हमारा लाइव नशरियात लद्दाख से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर जम्मू तक, और इस सब के बीच में हम हर बड़े मुद्दे पे राय भी आपकी लेते हैं, रायजनी भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको असल हकीकत से बाखबर रखा जाए। तो श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी सईद रूफ के साथ दीजिए इजाजत। मुझे पीसीआर पे ज्वाइन किया हुआ था मेरे साथी आबिद कादर ने, साहिल मजीद ने, और उसके साथ साथ समीर वानी भी मुझे साथ ज्वाइन किए हुए थे, और लद्दाख से मुझे, करगिल से मुझे इसाक ने ज्वाइन किया था, द्रास में मुझे मुजम्मिल ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए गुलिस्तान टेलीविजन। मुझे और सईद रूफ को दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।